हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान में आप सभी भाई बंधुओं एवं मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले वाली कक्षा में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि स्वर के भेद कितने हैं, स्वर किन्हें कहा जाता है और स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर को मुख्य रूप से 3 भागों में, ठीक है। जैसे जो उच्चारण, जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, जिसमें अग्रस्वर में छोटी बड़ी ए आए और मध्य स्वर में छोटा और उसके बाद जो बचता है वो पश्च स्वर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर 3 प्रकार के मूल स्वर, जिसमें आ, ई, उ और री। उसके बाद दीर्घ स्वर, जिसमें दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ उ और दीर्घ री। उसके बाद संयुक्त स्वर ए आए ओ वाव, ठीक। और उसके बाद मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है। जिसमें 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर और जिसमें 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर। उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे व्यंजन, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन, ठीक है। देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम लोग स्वर का उच्चारण, ठीक है, वे स्वर उन्हें कहा जाता है जिनका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, या फिर जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं वहाँ से निकलने वाली वायु मुख के उच्चारण स्थानों को, ठीक है, यानी विभिन्न उच्चारण स्थानों को या फिर मुख के उच्चारण स्थानों को बिना स्पर्श के सीधे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यानी बिना स्पर्श के या बिना बाधित हुए सीधे बाहर निकल जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। उस आधार पर अगर व्यंजन की परिभाषा करें तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे प्राणवायु से, ठीक, यानी कि हमारे स्वर तंत्रियों से निकलने वाली प्राणवायु, ठीक है, बिना स्पर्श किए अगर बाहर निकल रही है तो उसे क्या कहेंगे, स्वर। लेकिन यदि वही प्राणवायु जो स्वतंत्रियों से निकलेगी वो मुख के या फिर कह सकते हैं उच्चारण स्थानों के विभिन्न भागों को, ठीक है, विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, जैसे कंठ को स्पर्श करे, तालव्य को, मूर्धा को, दंत को, ओष्ठ को, इन उच्चारण स्थानों को यदि स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकल रही है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, व्यंजन कहा जाएगा। या फिर वैसे सिंपल वे में अगर कहा जाए तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उच्चारित किए जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है बिना स्वर की सहायता से, ठीक है। यानी कि किसी भी वर्ण का, जैसे देखिए, यदि हम लोग आ बोलें, ठीक है, यदि आ का उच्चारण करें तो इसमें किसी, आप लोग बोल के देखिएगा तो इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। लेकिन किसी भी व्यंजन का उच्चारण कीजिए आप, जैसे कहिए का, ठीक है, तो जब हम लोग का बोलते हैं तो का और प्लस आ, ठीक है, ये हम लोगों के मुख से उच्चरित होता है, यानी कि हम इनको उच्चरित नहीं कर सकते हैं, कैसे, स्वतंत्र रूप से। इसके उच्चारण के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है। उन वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब देखिए, अगर चूंकि स्वरों की संख्या 11 मूल रूप से मानी गई थी, उसी तरीके से जो व्यंजन वर्ण है, ठीक, व्यंजन की संख्या मुख्य रूप से कितनी मानी गई है, 33, ठीक है। व्यंजन की संख्या मुख्य रूप से कितनी मानी गई है, 33। और उसमें कौन कौन से व्यंजन, देखिए, पहला जो व्यंजन के प्रकार है वो स्पर्श व्यंजन, ठीक है।
व्यंजन को कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है? 3 भाग में। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और तीसरा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। देखिए मुख्य रूप से व्यंजन की संख्या कितनी? व्यंजन की संख्या मुख्य रूप से 33, जिसमें से स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, ठीक है। तो 25 में 4 जोड़ेंगे 29 और 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33, ठीक है। लेकिन देखिए जब हिंदी वर्णमाला की बात की जाती है तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 52, ठीक है। अब पहले उस पर हम इसी समय चर्चा कर रहे थे। देखिए मानी गई है टोटल कितनी संख्या? 52, ठीक है। और हम इसके पहले वाली क्लास में क्या बताए हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है मूल रूप से, ठीक है। बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम मूल रूप से कह रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों को ध्यान देना है। स्वरों की संख्या 11, ठीक है। और यहाँ पर व्यंजन की संख्या स्वर मान लीजिए, यहाँ स्वर और व्यंजन कितने हुए? 33, ठीक है। और ये माना जाता है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, तो इन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44, ठीक है। क्या गया? 44, लेकिन बताया कितना गया है? 52, ठीक है। अब ये 52 कैसे होंगे उसको देखिए। यहाँ पर ये मुख्य रूप से जो व्यंजन हो 33 है, ठीक है, लेकिन इसमें और भी व्यंजन हैं जो क्या है, जैसे देखिए इसमें चौथा प्रकार जो माना जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें आता है द्विगुण व्यंजन, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ये सब चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। ये हम आपको डाटा ये बता रहे हैं कि 52 वर्ण हिंदी में होते कैसे हैं, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन, 2 वर्ण और आयोगवाह, ठीक है, यहीं पर लिख दे रहे हैं आयोगवाह। आयोगवाह वे वर्ण जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, वे अपनी एक अलग सत्ता रखते हैं, ठीक है। वे स्वयं में अपनी एक अलग सत्ता रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आयोगवाह, ठीक। तो आयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। ये सब टॉपिक हम आप लोगों को अलग अलग करके पढ़ाएंगे, इसलिए उसके विषय में चिंता न कीजिए। देखिए यहाँ 44 हो गया, 4 और 2 6 और ये 2 8, यानी कि 44 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? ये 52, यानी कि हिंदी में वर्णों की संख्या जो 52 है वो कंप्लीट हो गई। व्यंजन मूल रूप से व्यंजन 33, मूल रूप से स्वर 11, ठीक है, मूल रूप से स्वर 11 और आयोगवाह की संख्या कितनी? 2, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, ठीक है। इसके आगे अब आप लोग देखिए इसमें पहला पार्ट क्या था? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क्या है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे, ठीक है, हमारे स्वर तंत्रियों से निकलने वाली, हमारे स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को
विभिन्न उच्चारण स्थानों को छूती लिखा है, ठीक है, छा है, छूती हुई या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हुई बाहर निकलती हैं, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंतुओं से निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को छूती हुई या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। उच्चारण स्थान का मतलब है किसी भी जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उस हिंदी वर्णमाला में हर वर्ण के, ठीक है, हर वर्ण के उच्चारण स्थान का, ठीक है, एक विधान है, यानी कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है उसी के आधार पर उन्हें एक वर्ग में या एक समूह में रखा गया है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान जैसे देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, यानी कि सांस को ग्रहण करते हैं, हवा को ग्रहण करते हैं तो हवा हमारे फेफड़े में जाती है, और जब फेफड़े से हम लोग हवा को फिर से मुक्त करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ से जब हवा निकलती है तो वहाँ पर एक यहाँ एक भाग होता है काकल्य, ठीक है, यहाँ क्या होता है, एक भाग होता है काकल्य, ठीक, और उस काकल्य से होकर ऊपर वाले भाग यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं कंठ, ठीक है। वहाँ से इस काकल्य से होकर जब वायु निकलती है तो क्या करती है, यहाँ पर स्वतंत्रियाँ होती हैं, ठीक, उन स्वतंत्रियों को झंकृत करती है, और जो झंकृत करती है यानी उस कंपन से निकलने वाली जो वायु होती है वो विभिन्न उच्चारण स्थानों को, ठीक है, यानी कि कंठ को यानी यहाँ स्पर्श करती है, ताल को, ठीक है, मूर्धा को, ताल मतलब समझ रहे ना, ताल मतलब कि जो यहाँ जीभा का जो एकदम पश्च भाग है, ठीक, जीभा का या जीभ का एकदम पश्च भाग उसे क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, ठीक। कंठ को, तालु को, मूर्धा, ठीक है, जो दांत है हमारा, या फिर कह सकते हैं नाक के जो जस्ट नीचे वाला भाग है, मतलब कि दांत के ऊपर वाला जो उठा हुआ भाग रहता है, उभरा हुआ तल, ठीक, उसे क्या कहते हैं, मूर्धा। उसके बाद दंत, दंत मतलब कि जिसका उच्चारण करते समय हमारी जो प्राणवायु है या स्वतंत्र से झंकृत होने वाली वायु क्या करे, दांतों से स्पर्श करते हुए बाहर जाए, उसे दंत कहा जाता है। और ओष्ठ का मतलब है कि जब वायु क्या करे, होठों को स्पर्श करे, ठीक है। तो देखिए वही है यहाँ पर कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंतुओं से निकलने वाली वायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को छूती हुई, ठीक है, छूती हुई स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या 25 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25, ठीक है। देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। अब देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, देखिए स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन, उदित व्यंजन, ठीक है, उदित व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके 3 अन्य नाम हैं वर्गीय व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इसको, अच्छा रुक गए, अभी इसको बाद में हम स्पष्ट करेंगे। देखिए उसकी संख्या कितनी है, 25, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन कहाँ से लेकर,
का से मा तक, ठीक है, का से मा तक हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोगों के समक्ष, का खा गा घा अन्ना च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। देखिए का से लेकर माँ तक के व्यंजन क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनसे निकलने वाली, उनको झंकृत कर निकलने वाली बात क्या करती है? विभिन्न उच्चारण स्थानों को अलग अलग स्थान, यानी उच्चारण स्थानों को अलग अलग जगहों पर स्पर्श करती है, ठीक है। विभिन्न उच्चारण स्थानों को अलग अलग जगहों पर स्पर्श करती है। देखिए अब इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, इसलिए उदित व्यंजन, उदित का मतलब उदय होने वाला, ठीक है, क्या हो? उदय होने वाला हो, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उदित व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, ठीक है, इसे वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हैं, और इसमें जो देखिए जो का की लाइन में है, ठीक, यानी कि इस लाइन में जो इस समूह में है का खा गा घा अंगा, ठीक है, इस समूह का जो प्रत्येक समूह का, ठीक है, यानी कि 5-5 का समूह है, 5 इसमें 5 वर्ण इसमें, ठीक है, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, यानी कि 25 वर्णों की संख्या है और 5-5 करके प्रत्येक जगह पर है। तो इसमें जो वर्ग का पहला वर्ण होगा, ठीक है, उसे वर्ग का नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ का खा गा घा अंगा है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? इस पूरे को कहेंगे का वर्ग, ठीक है, का वर्ग या का समूह, ठीक। तो का वर्ग का तात्पर्य जब भी कहा जाएगा का वर्ग, तो आप लोग ये मानिएगा कि उसमें क्या क्या है? का खा गा घा अंगा, ठीक है, क्या है? का खा गा घा अंगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। का वर्ग, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक, और जो इस वर्ग का प्रथम अक्षर है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। का वर्ग, इसे चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, और ये पा वर्ग, ठीक है। तो इन व्यंजनों को, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, और कहाँ से कहाँ तक? का से लेकर मा तक, ठीक है। इसे 60 में कचट, ठीक है, इसे 60 में कचट तप, ठीक है, ट्रिक के रूप में सब लोग ऐसे याद करते हैं, कचट तप, यानी कि का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की हम उम्मीद कर रहे हैं कि एकदम स्पष्ट व्याख्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसके आगे व्यंजन आते हैं अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे।